सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस प्रश्न पत्र 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी मेंस लिखने में बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आपने कंप्लीट सब क्वेश्चनों को देख लिए। तो क्वेश्चन है, आप नगर पालिका परिषद के निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता पद पर तैनात हैं और वर्तमान में एक ऊपरगामी पुल के निर्माण कार्य के प्रभारी हैं। आपके अधीन 2 कनिष्ठ अभियंता हैं जो प्रतिदिन निर्माण स्थल के निरीक्षण के उत्तरदायी हैं तथा आपको विवरण देते हैं और आप विभाग के अध्यक्ष मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और कनिष्ठ अभियंता नियमित रूप से यह सूचित करते रहे हैं कि निर्माण कार्य परिकल्पना के विनिर्देशों के अनुरूप हो रहा है, लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण में कुछ गंभीर विसामान्यताएं व कमियां पाई जो आपके विवेकानुसार पुल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इस स्तर पर इन कमियों को दूर करने में काफ़ी निर्माण कार्य को गिराना और दोबारा बनाना होगा, जिससे ठेकेदार को निश्चित हानि होगी और कार्य समाप्ति में विलंब भी होगा। क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम के कारण जाम के कारण परिषद पर निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए जनता का बड़ा दबाव है। जब आप स्थिति मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाए हो, आपने विवेकानुसार इसको बड़ा गंभीर दोष न मानकर इसे उपेक्षित करने की सलाह दी। उन्होंने परियोजना को समय से पूरा करने हेतु कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु आप आश्वस्त हैं कि यह गंभीर प्रकरण है जिससे जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इसको बिना ठीक कराए नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपके करने के लिए कुछ विकल्प निम्नलिखित हैं। इनमें से प्रत्येक विकल्प का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन कर अंततः सुझाव दीजिए कि आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे और क्यों। 250 शब्दों में लिखना है। नंबर 1 विवरण है, मुख्य अभियंता की सलाह मानकर आगे बढ़ जाएं। दूसरा है, सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता से लिखित आदेश का निवेदन करें। तीसरा है, अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगें और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष निवारण के लिए आदेश दें। चौथा है, इस विषय को बलपूर्वक उठाएं कि यह मुख्य अभियंता के परिजनों तक पहुंच सके। पांचवा है, मुख्य अभियंता के अनमय विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने हस्तांतरण के लिए आवेदन करें या बीमारी की छुट्टी पर चले जाएं। बच्चों, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको 10, 11, 12 3-4 क्वेश्चन तो अवश्य एथिक्स पेपर में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा बड़ी होती है, उत्तर हमको क्योंकि 200 शब्दों 250 शब्दों के अंतर में देना है तो उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि नहीं तो उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम भूमिका पर चलते हैं। कार्यकारी अभियंता को फ्लाईओवर निर्माण में गंभीर विचलनों को दूर करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। अब हम हितधारक के बारे में थोड़ा समझेंगे। पॉइंट 3-4 लिख देंगे। नंबर 1 जन सूचना अधिकारी, दूसरा है संगठन विभाग, तीसरा है आवेदक हितधारक जनता सहकर्मी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट पर। विकल्प पहला है, मुख्य अभियंता की सलाह का पालन करना और आगे बढ़ना। पहला पॉइंट विवरण पर हम चलते हैं। अब हम गुण के बारे में इसके समझेंगे। यह मुख्य अभियंता की राय के अनुरूप है, सामंजस्यपूर्ण कामकाजी संबंध बनाए रखता है और
संघर्षों से बचता है। अब हम इसके अवगुण के बारे में समझेंगे। यह गंभीर विचलनों और कमियों की उपेक्षा करके सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करता है, जो संभावित रूप से दुर्घटनाओं या संरचनात्मक विफलताओं का कारण बन सकती है। अब हम विकल्प 2 देखते हैं। दूसरा, स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाना, जिसमें सभी तथ्यों और विश्लेषण के साथ साथ अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट रूप से शामिल किए जाए, और मुख्य अभियंता से लिखित आदेश मांगना। अब हम गुण के बारे में समझेंगे। यह एक व्यापक रिपोर्ट में विचलन और संभावित सुरक्षा जोखिमों का दस्तावेजीकरण करके पेशेवर सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी को कायम रखता है। अब हम इसके अवगुण के बारे में समझेंगे। यह मुख्य अभियंता के साथ तनाव और टकराव उत्पन्न कर सकता है, जो रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों से चुनौती या खतरा महसूस कर सकता है। हम तीसरा विकल्प देखेंगे, विवरण। कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगना और लक्षित समय के भीतर आवश्यक सुधार के लिए ठेकेदार को आदेश जारी करना। अब इसके अकॉर्डिंग अब इस अभियंता के गुण और दोष के बारे में बताएंगे। नंबर 1 है, यह कनिष्ठ अभियंताओं को उनकी निगरानी के लिए जवाबदेह ठहराकर और ठेकेदार को विचलन को सुधारने का निर्देश देकर तत्काल समस्या का समाधान करता है। अब हम अवगुण के बारे में चलेंगे। यह उन अंतर्निहित प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है जिनके कारण विचलन हुआ है, जैसे उचित पर्यवेक्षण की कमी या गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन। अब हम चौथा विकल्प पर चलते हैं, मुद्दे को हाईलाइट करना ताकि यह मुख्य अभियंता से ऊपर के वरिष्ठों तक पहुंच सके। अब हम उनके गुण के बारे में समझेंगे। यह मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है, जिनके पास व्यापक परिप्रेक्ष्य और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने की शक्ति हो सकती है। अब हम उसके अवगुण के बारे में समझेंगे। यह अपने वरिष्ठ मुख्य अभियंता को दरकिनार कर सकता है, जिससे तनावपूर्ण रिश्ते और संभावित व्यावसायिक परिणाम हो सकते हैं। अब हम विकल्प 5, मुख्य अभियंता, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ 5 विकल्प भी दिया गया, तो उस विकल्प के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर को लिखना है। मुख्य अभियंता के कठोर रवैये को ध्यान में रखते हुए परियोजना से हस्तांतरण की मांग करना या बीमारी की रिपोर्ट करना। अब हम पहले गुण के बारे में समझेंगे। यह विकल्प आपको अपनी व्यक्तिगत भलाई और पेशेवर सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देते हुए परियोजना और संभावित नैतिक दुविधाओं से दूरी बनाने की अनुमति देता है। अब हम अवगुण के बारे में समझेंगे। इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने और सार्वजनिक सुरक्षा की वकालत करने के बजाय भागने या टालने की रणनीति के रूप में माना जा सकता है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। विस्तृत मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विकल्प 2 उचित है। नंबर 1, स्पष्ट रूप से बताए गए अपने दृष्टिकोण के साथ सभी तथ्यों और विश्लेषण को सामने लाते हुए स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाना और मुख्य अभियंता से लिखित आदेश लेना कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका है। दूसरा है, यह पेशेवर सत्यनिष्ठा को कायम रखता है, सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और आपकी चिंताओं का स्पष्ट रिकॉर्ड स्थापित करता है। तीसरा है, लिखित आदेशों की मांग यह सुनिश्चित करती है कि जिम्मेदारी मुख्य अभियंता की है और जवाबदेही का एक दस्तावेजी निशान प्रदान करता है। चौथा है, हालांकि इसमें चुनौतियां और संभावित संघर्ष शामिल हो सकते हैं, यह निर्माण परियोजना में गंभीर विचलन को संबोधित करने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार और पारदर्शी दृष्टिकोण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न बड़ा है। प्रश्न का प्रकृति, तमिलनाडु में शिव काशी पटाखा और दिया सलाई निर्माताओं के समूह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः पटाखा उद्योग पर निर्भर है। इसी से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है
और रहन सहन का स्तर भी सुधरा है। जहां तक पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिक नियमों का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की है, जबकि भारत में वह आयु सीमा 14 वर्ष है। पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत तथा अपंजीकृत 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। घरों पर आधारित कार्यशालाएं एक विशिष्ट इकाई हैं, यद्यपि पंजीकृत अपंजीकृत इकाइयों में बाल श्रमिक रोजगार के विषय में कानून अस्पष्ट है। घरों पर आधारित कार्य उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी इकाइयों में माना जाता है कि बालक अपने माता पिता व संबंधियों की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। बाल श्रमिक मानकों से बचने के लिए अनेक इकाइयां अपने को घरों पर आधारित कार्य बताती हैं और बाहरी बालकों को रोजगार देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बालकों की भर्ती से इन इकाइयों की लागत बचती है, जिससे उनके मालिकों को अधिक लाभ मिलता है। आपने शिवकाशी में एक इकाई का दौरा किया जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 10-15 बालक काम करते हैं। उसका मालिक आपको इकाई परिसर में घूमता है। मालिक आपको बताता है कि घर आधारित इकाई में वह बालक उसके संबंधी हैं। आप देखते हैं कि जब मालिक यह बता रहा है तो कई बालक ही निपोड़ते हैं। गहन पूछताछ में आप जान जाते हैं कि मालिक और बालक परस्पर कोई संबंध संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए। इस प्रकरण में अंतर्गत नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। उपरोक्त यात्रा के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी अकॉर्डिंग हमें आंसर को लिखना है। प्रश्न पहले सावधानीपूर्वक पढ़ो, उसके बाद जो विकल्प दिया गया उस विकल्प के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर को लिखना है। जितना पूछे यूपीएससी उतने का ही हमें को जवाब देना है। बाकी अगर आप दिए तो समझ जाओ। अब हम भूमिका पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन। केस स्टडी में पटाखा उद्योग में बाल श्रम के अनैतिक उपयोग और कानूनी मानदंडों से बचने के लिए अपनाई जाने वाली भ्रामक प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने और उद्योग में श्रम कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। अब हितधारक के बारे में समझते हैं। बड़े पैमाने पर जनता, कनिष्ठ अभियंता, ठेकेदार, मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता। अब हम मुख्य भाग पर मेन बॉडी पार्ट पर चलते हैं। नंबर 1, मामले में शामिल नैतिक मुद्दे। नंबर 1, बाल शोषण। पटाखा उद्योग में बाल श्रम का उपयोग नैतिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह बच्चों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों में उजागर करता है, उन्हें शिक्षा और सामान्य बचपन से वंचित करता है, साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण से समझौता करता है। दूसरा है भ्रामक प्रथाएं। बाल श्रम मानदंडों से बचने के लिए गैर पंजीकृत इकाइयों को घरेलू आधारित कार्यों के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करना अनैतिक है। तीसरा है जवाबदेही की कमी। बच्चों के साथ संतोषजनक संबंध स्थापित करने में मालिक की असमर्थता जवाबदेही के बारे में चिंता उत्पन्न करती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करना। अब हम यात्रा के बाद प्रतिक्रिया प्रश्न बी का अब हम विवरण देखेंगे। नंबर 1, सबूत इकट्ठा करना। इकाई में बाल श्रम और भ्रामक प्रथाओं के निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए तस्वीरें, गवाही और किसी भी उपलब्ध दस्तावेज सहित व्यापक सबूत इकट्ठा करना। दूसरा है अधिकारियों को रिपोर्ट करना। मामले की रिपोर्ट उचित अधिकारियों जैसे कि श्रम विभाग, बाल कल्याण एजेंसियों या स्थानीय कानून प्रवर्तन को करना। उन्हें एकत्रित साक्ष्य प्रदान कीजिए। मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इसमें शामिल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। तीसरा है प्रभावित बच्चों के लिए सहायता।
बच्चों को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से तुरंत हटाने की वकालत करना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुंच सहित आवश्यक सहायता प्रदान करना है। चौथा है प्रवर्तन को मजबूत करना। पांचवा पॉइंट है जागरूकता बढ़ाना और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना। छठा है सहयोगात्मक प्रयास करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इन कार्रवाइयों को करके नैतिक मुद्दों को संबोधित करने, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और पटाखा उद्योग में बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न लंबा ही है। प्रश्न, आप देश के एक प्रमुख तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष हैं। संस्थान प्रोफेसरों के पद के चयन हेतु आपकी अध्यक्षता में साक्षात्कार पैनल का आयोजन शीघ्र ही करने वाला है। साक्षात्कार से कुछ दिन पहले आपके पास एक ज्येष्ठ शासकीय अधिकारी के निजी सचिव का फोन आता है, जिसमें आपसे उक्त पद के लिए उस अधिकारी के एक निकट संबंधी के पक्ष में चयन करने की अपेक्षा की जाती है। निजी सचिव यह भी बताते हैं कि आपके संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए बहुत समय से लंबित महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदान के प्रस्तावों का उन्हें ज्ञान है, जिनकी अधिकारी द्वारा स्वीकृति की जानी है। ये आपको उन प्रस्तावों का अनुमोदन कराने का आश्वासन देते हैं। नंबर 1 है आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है। दूसरा है प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों। हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। अब हम भूमिका इंट्रोडक्शन पर चलेंगे। केस स्टडी एक ऐसा स्थिति प्रस्तुत करती है जहां एक तकनीकी संस्थान के प्रमुख को प्रोफेसर पद के लिए एक करीबी रिश्तेदार के चयन का समर्थन करने के अनुरोध का सामना करना पड़ता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। नंबर 1 का उपलब्ध विकल्प के आधार पर नज़दीकी रिश्तेदार पर उपकार करना। अब हम इसके गुण के बारे में समझेंगे। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं, जैसे कि धन के लिए लंबित प्रस्तावों की मंजूरी। अब हम दोष के बारे में उसके समझेंगे। यह चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता करता है, योग्यता को कमज़ोर करता है और नैतिक चिंताओं को बढ़ाता है। यह संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और पक्षपात तथा भाई भतीजावाद की धारणा पैदा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है अनुरोध को अस्वीकार करना और चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करना। अब हम इसके गुण के बारे में समझेंगे। निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता के सिद्धांतों को कायम रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर किया जाए। तकनीकी संस्थान की विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। अब हम इसके अवगुण दोष के बारे में समझेंगे। इससे सरकारी अधिकारियों पर उनके सहयोगियों से निराशा या संभावित परिणाम हो सकते हैं, जो अधिमान्य उपचार की उम्मीद करते हैं। लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने में विलंब हो सकता है। तीसरा हम देखेंगे उच्च अधिकारियों या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सूचित करना। अब हम इसके गुण के बारे में पहले समझेंगे। यह विकल्प नैतिक आचरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और संस्थान की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। अनैतिक अनुरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में मदद करता है। अब हम इसके दोष के बारे में समझेंगे। यह सरकारी अधिकारियों या उनके कार्यालय के साथ तनाव या टकराव उत्पन्न कर सकता है। इसमें अतिरिक्त जांच या प्रतिक्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जिससे चयन प्रक्रिया या लंबित प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब हो सकता है। अब हम पसंदीदा विकल्प के चुनेंगे। विकल्प 2 अनुरोध को अस्वीकार करना और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संचालित करना। हम दूसरे विकल्प का यह अनुरोध करेंगे। अब पहला पॉइंट देखते हैं। यह विकल्प निष्पक्षता, योग्यता और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों को कायम रखता है। यह भाई भतीजावाद से बचाता है।
यह तकनीकी संस्थान की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी बनाए रखता है। अब हम विकल्प 2 चुनने का कारण समझेंगे, क्योंकि हमें विकल्प 2 ही पॉजिटिव दिख रहा है। योग्यता को कायम रखना, सत्यनिष्ठा बनाए रखना, संभावित परिणामों से बचना। विकल्प 2 चुनकर संस्थान की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। अब हम निष्कर्ष पर चलेंगे। नैतिक आचरण के उच्च मानक बनाए रखना और चयन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा से समझौता करने वाले बाहरी दबावों के आगे झुकने से बचना आवश्यक है। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करके संस्थान अपने शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना जारी रख सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रोफेसर पदों के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवारों को चुना जाए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुछ नीतिगत निर्णयों की गोपनीय एवं महत्वपूर्ण सूचना की आपको जानकारी मिलती है। इन निर्णयों के भवन एवं निर्माण उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि भवन निर्माताओं को पहले ही यह जानकारी मिल जाती है तो वह उससे बड़े लाभ उठा सकते हैं। निर्माताओं में से एक ऐसा है जिसने सरकार के लिए अच्छी गुणवत्ता का काफ़ी काम किया है और वह आपके आसत्र वरिष्ठ अधिकारी का घनिष्ठ है, जिन्होंने आपको उक्त सूचना का उस निर्माता को अनावृत करने के लिए संकेत भी दिया है। अब हम प्रश्न क्या पूछा गया है, आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरा है, प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, उसके कारण भी बताइए। प्रश्न को बारीकी से समझना, उसके बाद उत्तर देना। अब हम भूमिका पर चलते हैं। यह मामला एक दुविधा प्रस्तुत करता है जहां वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत लाभ के लिए एक बिल्डर को गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा जाता है। अभी इंट्रोडक्शन। अब हम मुख्य भाग मेन बॉडी पार्ट पर चलते हैं। नंबर 1 विकल्प है, आपने आसन वरिष्ठ के निर्देशानुसार बिल्डर को गोपनीय जानकारी का खुलासा करना है। अब हम इसके गुण पहले देंगे। अपने वरिष्ठ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। अब हम इसके दोष के बाद, अनैतिक व्यवहार जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है। विकल्प 2 है, जानकारी का खुलासा करने से इनकार करना और गोपनीयता बनाए रखना, भले ही वह आपके वरिष्ठ की इच्छा के विरुद्ध हो। अब हम इसके गुण के बारे में, नैतिक मानकों को कायम रखता है और नीतिगत निर्णयों की सत्यनिष्ठा बनाए रखता है। अब हम इसके अवगुण के दोष के बारे में, आपके निकटतम वरिष्ठ के साथ तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं भविष्य में। विकल्प 3 है, मंत्रालय के भीतर किसी उच्च प्राधिकारी या नैतिक समिति से मार्गदर्शन प्राप्त करना। अब हम इसके अकॉर्डिंग गुण और दोष के बारे में उत्तर देंगे। स्थिति के नैतिक निहितार्थों पर विशेषज्ञ की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना। हम दोष के बारे में देखेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करने में विलंब, जिसका प्रभाव समय संवेदनशील मामलों पर पड़ सकता है। अब हम विकल्प 4 के बारे में समझते हैं। स्थिति की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को करना या अपने वरिष्ठ के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। अब हम इसके गुण के बारे में पहले समझेंगे। नैतिक मानकों को बनाए रखें और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अब हम इसके दोष के बारे में, आपके तत्काल वरिष्ठ या इसमें शामिल अन्य लोगों की ओर से संभावित प्रतिक्रिया या प्रतिशोध मिल सकता है। अब हम विकल्प बी पर चलेंगे। बी, विकल्पों का मूल्यांकन देखेंगे। जानकारी का खुलासा करना अनैतिक होगा और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाभ पहुंचाता है। दूसरा है, गोपनीयता बनाए रखने से नैतिक मानक कायम रहते हैं
और नीतिगत निर्णयों की सत्यनिष्ठा की रक्षा होती है। हालांकि इससे आपके वरिष्ठ के साथ आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। किसी उच्च प्राधिकारी या नैतिक समिति से मार्गदर्शन मांगने से आपको कार्रवाई का स्पष्ट तरीका मिल सकता है और आपको किसी भी संभावित परिणाम से बचाया जा सकता है। चौथा है, यदि आपका निकटतम वरिष्ठ अपने अनैतिक अनुरोध पर अड़ा रहता है तो उपयुक्त प्राधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करना या अपने वरिष्ठ के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना आवश्यक हो सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलेंगे। सबसे अच्छा विकल्प गोपनीयता बनाए रखना और बिल्डर को जानकारी का खुलासा करने से इनकार करना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका में नैतिक मानकों को कायम रखना महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत संबंधों पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। यदि स्थिति बनी रहती है तो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राधिकारी या नैतिक समिति से मार्गदर्शन लेना अगला उचित कदम होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप उभरती हुई एक ऐसी सूचना तकनीकी कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं जो बाजार में नाम कमा रही है, मार्केट में प्रसिद्ध जैसे टाटा, रिलायंस। कंपनी के नायक कर्ता क्रय विक्रय दल के प्रमुख श्री ए हैं। 1 वर्ष की अल्पावधि में उन्होंने कंपनी के राजस्व को दुगना करने में योगदान दिया है और कंपनी के शेयर को उच्च मूल्य वर्ग में स्थापित किया है, जिसके कारण आप उन्हें पदोन्नत करने पर विचार कर रहे हैं। परंतु आपको कई स्रोतों से महिला सहयोगियों के प्रति उनके रवैये की विशेषकर महिलाओं पर असंयत टिप्पणियां करने की आदत की सूचना मिल रही है। इसके अतिरिक्त वह दल के अन्य सदस्यों, जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, को नियमित रूप से अभद्र एसएमएस भी भेजते हैं। एक दिन देर शाम श्री ए के दल की एक सदस्य श्रीमती एक्स आपके पास आती है, जो बहुत परेशान दिखती है और श्री ए के सतत दुराचरण की शिकायत करती है, जो उनके प्रति अवांछनीय प्रस्ताव रखते रहते हैं और अपने कक्ष में उन्हें अनुपयुक्त रूप से स्पर्श करने की चेष्टा तक की है। वह महिला अपना त्यागपत्र देकर कार्यालय से चली जाती है। पहले प्रश्न को विधिवत समझने की कोशिश करना, उसके बाद जो प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर को लिखने का प्रयास करना। आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को देना है। इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए एवं जिस विकल्प को आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण दीजिए। अब हम उत्तर भूमिका पर चलते हैं। एक इन्फोटेक कंपनी के एक स्टार परफॉर्मर पर एक महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप है। अब हम आगे देखेंगे मुख्य भाग। उपलब्ध विकल्प के आधार पर नंबर 1, श्री ए के विरुद्ध तत्काल भूमिका। एक इन्फोटेक कंपनी के एक स्टार परफॉर्मर पर एक महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप है। अब हम हितधारक थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। उसमें पटाखा इकाई का मालिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थानीय समुदाय, सरकारी नियामक संस्थाएं, डायग्राम फ्लो चार्ट से हम दिखा देंगे। उसके बाद हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उपलब्ध विकल्प पॉइंट 1 है श्री ए के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ठीक, अब हम इनके पहले गुण और अवगुण के बारे में समझेंगे।
यह स्पष्ट संदेश देता है कि कदाचार और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम दोष के बारे में समझेंगे। कार्रवाई करने से पहले सबूत इकट्ठा करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है गहन जांच कराना। अब हम गुण के बारे में, आरोपों के निष्पक्ष और तटस्थ मूल्यांकन की अनुमति देता है। जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिससे संभावित रूप से इसमें शामिल लोगों के लिए चिंता और तनाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है श्रीमती यक्स को सहायता प्रदान करना। इसके बारे में, गुण और दोष के बारे में समझेंगे। यह विकल्प पीड़ित की भलाई के लिए सहानुभूति और देखभाल की भावना को प्रदर्शित करता है। अब हम उनके दोष के बारे में समझेंगे। अकेले समर्थन मूल कारण का समाधान नहीं कर सकता या भविष्य की घटनाओं को नहीं रोक सकता है। चौथा है कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना। हम गुण के बारे में समझेंगे। यह उत्पीड़न और कदाचार से संबंधित मौजूदा नीतियों में कमियों या कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है। अब हम इसके दोष के बारे में समझें। नीतिगत बदलावों को लागू करने में समय लग सकता है, जिससे तत्काल कार्रवाई में विलंब हो सकता है। अब हम मूल्यांकन और चुना गया विकल्प देखेंगे। बी, सबसे उपयुक्त विकल्प गहन जांच करना। बी वाला विकल्प सबसे उपयुक्त है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और स्थिति का उचित मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। दूसरा है श्री ए के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले आरोपों को गंभीरता से लेना और साक्ष्य एकत्र करना महत्वपूर्ण है। श्रीमती यक्स का समर्थन करना और उनके लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तीसरा है इसके अतिरिक्त कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने से समान घटनाओं को रोकने और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अब हम निष्कर्ष पर चलेंगे। कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायत को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी 2013 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सबको हल करना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको करंट के क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने में कहीं से कोई भी कठिनाई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जो भी क्वेश्चन है, अगर आपने 2013 से 2025 तक पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लिया तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। SDIS विथ RK यादव में धन्यवाद।